नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा विगत वर्षों में गणित के ज्यामितीय ज्योमेट्री के भाग से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, सीजी व्यापम द्वारा ली जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में ज्यामितीय के 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री के लिए नया बैच 21 फरवरी से आरंभ किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का होगा। इसके अलावा सीजीपीएससी मेंस के लिए क्रैश कोर्स 21 फरवरी से ही आरंभ होगा। समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक का होगा। सीजीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी आरंभ की जा रही है, जिसका फीस मात्र 1200 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है, किसी कमरे में जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 3 वर्गमूल 3 मीटर गुणा 5 मीटर हैं, में रखने लायक सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? तो आप देख पा रहे हैं, घनाभ के आकार का एक क्यूबॉइड के आकार का कमरा है, उसमें आपको एक खंभा रखना है। उस खंभे की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, यह पूछा है। तो अगर आप एक घनाभ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो विकर्ण है वही क्या है, मैक्सिमम लंबाई होगी रखे जाने वाले खंभे की। मान लीजिए ये कोई कमरा है या कोई बॉक्स है, इसमें अगर आपको एक खंभा रखना है तो उस खंभे की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? यही होगी उस खंभे की मैक्सिमम लंबाई। मतलब आपको क्या निकालना है? उस घनाभ का विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, वही होगा आपका उत्तर। तो यहां से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। अब दिया क्या है, देखिए लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है, तो यहां लिख देता हूं मैं 12 का वर्ग। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 वर्गमूल 3, तो 3 वर्गमूल 3 का वर्ग। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5, तो यहां लिख देता हूं मैं 5 का वर्ग। ध्यान रखिएगा, यह होता है घनाभ का विकर्ण। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? घनाभ का विकर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं, ये है L, ये है B और ये है H। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, ये देखिए 3 वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आएगा? तो 3 त्रिका 9, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा? 27। तो यहां लिख दिया मैं 27। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 144, 27 और 25, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 5 12 4, 16 का 6, 2 2 4, 4 8 और 1 9, 196 और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। तो यहां पे जो खंभा रखा जाएगा उसकी सबसे ज्यादा लंबाई जो होगी, मैक्सिमम लंबाई जो होगी, वो क्या होगी? 14 मीटर होगी। ठीक, यहीं से आप चाहें तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर मैं घन के विकर्ण का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, अगर मैं लिखता हूं घन का विकर्ण क्यूब, तो क्यूब का विकर्ण जो होगा, घन का जो विकर्ण होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको पता होना चाहिए, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर, जिसको मैं ए बोलता हूं। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? देखिए वर्गमूल 3a स्क्वायर, ए आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? वर्गमूल 3। तो यह फॉर्मूला बनता है घन के विकर्ण का, और यह फॉर्मूला बनता है घनाभ के विकर्ण का। L की वैल्यू कितनी पुट किया? A, B की वैल्यू कितनी पुट किया? A, और H की वैल्यू भी कितनी? A। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
3a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर कहां आ गया, वर्गमूल से बाहर, तो a बन गया, बचा कितना, वर्गमूल 3। a वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो हो सकता है घन का भी प्रश्न पूछ ले, हो सकता है घनाभ का पूछ ले, तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर एवं ऊंचाई 1 मीटर है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो गोले का व्यास कितना होगा, यह पूछा है। गोले का व्यास पूछा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक ठोस बेलन है, इसको पिघला के एक गोला बनाया गया है और गोले का व्यास पूछा है। तो जब कभी भी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाएगा, तो आपको आयतन को क्या करना है, बराबर करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बेलन को पिघला के गोला बना रहा हूं, तो जितना मटेरियल इस बेलन का यूज हुआ है उतना ही मटेरियल इस गोले का होगा। इसका मतलब दोनों का आयतन में क्या बोल सकता हूं, बराबर बोल सकता हूं। जब कभी भी, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक आकृति को पिघलाया गया, उससे दूसरी आकृति बनाई गई, तो दोनों का आयतन को क्या करना है, आपको बराबर करना है हमेशा। ठीक, आगे और भी प्रश्न हैं, उनको भी देखेंगे। आयतन पे ही आधारित होते हैं मैक्सिमम प्रश्न जो कि व्यापम में पूछे गए हैं। अब यहां पे आपको बेलन का और गोला का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या है, यहां पे व्यास लिख दिया है और व्यास पूछा भी है, तो व्यास के पद में भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं बेलन के आयतन की, समझेंगे, अगर मैं बात करता हूं बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, देखिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यह होता है बेलन का आयतन। क्यों पाई आर स्क्वायर एच होता है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, अगर मैं बेलन दिखाऊं आपको, तो इस प्रकार का कुछ बेलन होगा। ये देखिए, ये एक 3D आकृति है। क्यों इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो रहा है, तो देखिए इसके नीचे में एक वृत्त दिख रहा है आपको, इसके ऊपर में आपको एक वृत्त दिख रहा है। तो बेलन कैसा होगा आप देख सकते हैं, नीचे में एक वृत्त होगा इसके और उसके ऊपर में भी एक वृत्त होगा। अब आप खुद सोचिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको अगर मैं h हाइट तक एक्सटेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। बहुत आसान सा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको अगर आपने h हाइट तक एक्सटेंड कर दिया, ये देखिए, ये है आपका वृत्त जिसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको मैंने h हाइट तक एक्सटेंड कर दिया है, क्या बन जाएगा, ये बेलन। अगर आप गोला को देखना चाहेंगे तो गोला कैसा होगा, देखिए, ये देखिए, ये होगा गोला, स्फीयर। तो बेलन को पिघला के क्या कर रहा है, वो गोला बना रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आपने लिखा क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको समझ में आ रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच क्यों हो रहा है फॉर्मूला। ठीक, अगर मैं व्यास के पद में लिखना चाहूं फॉर्मूला, तो व्यास क्या होता है आपको पता है। अगर जैसे मैं वृत्त की बात करता हूं, तो ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से होते हुए अगर आप दोनों छोरों को मिलाएंगे तो ये क्या होता है, व्यास होता है। ये सारी रेखाएं क्या हैं, व्यास को बता रही हैं। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहां से अगर मैं आर का वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, d/2 मिलेगा। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, आर का वैल्यू पुट कर दिया d/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए, पाई d² h/4। त्रिज्या के पद में फॉर्मूला ये हो जाएगा, व्यास के पद में फॉर्मूला ये हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने बेलन को देखा तो आपको समझ में आएगा, नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त, ऊपर भी क्या है, एक वृत्त बन रहा है। इस वृत्त को एक्सटेंड कर दिए हैं आप, इस वृत्त को आप एक्सटेंड कर दिए हैं। ऐसा सोचो, इस वृत्त के ऊपर आपने बहुत सारा वृत्त बैठा दिया तो क्या बन गया, बेलन। ये कोई वृत्त है, 2D आकृति है, इसके ऊपर आपने बहुत सारे वृत्त बैठा दिए तो क्या बन गया, बेलन बन गया, जो कि 3D आकृति है, एक डायरेक्शन जेड में भी आ गया है।
तो इसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने h हाइट तक एक्सटेंड कर दिया तो आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर h। अब मुझे चाहिए आयतन d के पद में, तो मैं r की वैल्यू को कितना पुट कर दिया d/2, तो r के प्लेस पे d/2 पुट कर दिया तो ये हो गया पाई d स्क्वायर h/4। याद आपको यही रखना है पाई आर स्क्वायर h, लेकिन व्यास के पद में आपको निकालते बनना चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं गोले का आयतन देखूंगा तो गोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अब मुझे व्यास के पद में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू पुट कर दूंगा कितना d/2, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई d का क्यूब डिवाइड बाई कितना 8, 4 से 8 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा पाई d का क्यूब डिवाइड बाई कितना 6। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू मैंने d/2 पुट की तो d का क्यूब डिवाइड बाई 8, 4 से 8 कैंसिल किया, पाई d का क्यूब डिवाइड बाई 6। ठीक, अब प्रश्न में आ जाते हैं वापस से। तो प्रश्न क्या बोल रहा था, बेलन को पिघला के क्या किए हैं, गोला बनाए हैं। सिंपल सी बात है, बेलन को पिघला के गोला बनाऊंगा तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक, अब बेलन का आयतन कितना है, देखिए व्यास के पद में बाई डी स्क्वायर h/4, गोले का आयतन कितना है व्यास के पद में पाई डी का क्यूब डिवाइड बाई 6। ध्यान रखेंगे ये d है बेलन का, ये d है गोले का, दोनों को कट नहीं करना है, यहां पे गलतियां करते हैं। पाई से पाई हो गया कैंसिल। ठीक, क्या क्या वैल्यू दिया है देखिए, अगर बात करेंगे बेलन की तो बेलन का व्यास दिया है 1.5 और ऊंचाई दिया है 1, वैल्यू पुट करते हैं 1.5 व्यास दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 1 डिवाइड बाई 4। ये व्यास आपसे पूछा है, सिंप्लीफाई करिए 1.5 इंटू 1.5, ये 6 को ले गया 1.5 के बगल में d का क्यूब, 2 से कट कर दीजिए 2 दूनी 4, 2 तिरिका 6, 2 से कट कर दीजिए 1.5। ये देखिए कितना आसान हो गया, 1.5 1.5 1.5 बराबर d का क्यूब। तो यहां से सीधे आपको d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1.5। कितना आसान बन रहा है। अगर व्यास के पद में चीजें आपको दी गई हैं तो व्यास के पद में ही फॉर्मूला रखिए। त्रिज्या के पद में भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। तो अगर आपको व्यास के पद में डेटा दिया गया है तो व्यास के पद में ही फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। कितना आसानी से देखिए d का वैल्यू आपको मिल गया 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, क्या आएगा 1.5 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको आयतन को बराबर करना है। जब कभी भी बोलेगा इसको पिघला के ये बनाया गया, इसको पिघला के इतने सारे छोटे छोटे घन बनाए गए, आयतन को बराबर करना है आपको। तो यहां पे फॉर्मूला याद रखने के लिए केवल 2 फॉर्मूला है, बेलन का आयतन और गोला का आयतन। आर के पद में, त्रिज्या के पद में, डी के पद में आयतन को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप निकाल सकते हैं, आर के प्लेस पे d/2 पुट कर दीजिएगा। ठीक, यूनिट का ध्यान रखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये देखिए। तो ये जो गोले का व्यास निकलेगा ये भी किस में निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा। ठीक, जब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान रखेंगे भाई, इधर पे अगर डेटा मीटर में है तो इधर पे भी मीटर में होना चाहिए, दोनों साइड यूनिट बैलेंस होना चाहिए। गलतियां और क्या होती है, डी और डी को काट देते हैं बच्चे, डी और डी को काटना नहीं है भाई। ये डी किसका है, बेलन का है, और ये किसका है, गोले का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% कमी की गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसके लिए एकदम रामबाण सबसे अच्छा इलाज ऐसे प्रश्नों का, यह आपको बहुत बार बता चुका हूं, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला।
प्रतिशत परिवर्तन। अगर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100। यह आपको पहले भी बता चुका हूं। केवल वृद्धि को पॉजिटिव, कमी को नेगेटिव। तो पहला प्रतिशत कितना है? प्लस का 20। दूसरा कितना है? माइनस का 20। पहला है प्लस का 20, दूसरा है माइनस का 20 बटा 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 20 से 20 हो गया कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस का 4 आएगा। -4 क्या शो कर रहा है? 4% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी। -4 क्या शो करेगा? 4% की कमी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह फॉर्मूला। 2D के जितने भी डायग्राम बनेंगे सब में अप्लाई कर सकते हैं आप। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा 100। वृद्धि को पॉजिटिव, कमी को नेगेटिव। ठीक, देख सकते हैं आप। अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न पहले भी आपको बहुत सारे करा चुका हूं मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर, कोर मतलब भुजा बोल सकते हैं, इससे 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? घन मतलब क्या होगा? जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो घन कैसा दिखता है ये देखिए। अगर आप घन को देखेंगे तो घन ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक, ये सारी भुजाएं क्या है इसकी? बराबर है। देख लीजिए, ये देखिए सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। इसको अगर मैं लंबाई बोल दूं, इसको चौड़ाई बोल दूं, ये देखिए इसको ऊंचाई बोल दूं, सब क्या है? बराबर है। सारी भुजाएं क्या है? ए ए ए। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी क्या है? ए है। लेकिन यहीं पे घनाभ को आप देखना चाहें तो घनाभ ये देखिए, आपको दिखाई देगा घनाभ में भुजाएं क्या है? अलग अलग। देख लीजिए भुजाएं क्या है इसकी? अलग अलग है। तो प्रश्न किसका है? घन का है। तो आप घन का प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई घन है, ठीक, ये कोई घन है जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी कितना है? 6 है। इससे 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? वही प्रश्न वापस से आ गया जैसा कि आपको समझाया था। एक बड़ा घन है मेरे पास, इससे छोटे छोटे घन बनाने हैं। वही बात हो जाएगा। इस बड़े घन का जो आयतन होगा वो छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है इसको काट के छोटे छोटे घन बनाने हैं आपको। ये देखिए छोटे छोटे घन बनाने हैं जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर लंबी हैं। मतलब ये देखिए ये भी 3, ये भी 3 और ये भी क्या होगा? 3। ऐसे कितने सारे मैं छोटे छोटे घन बना सकता हूं इस बड़े घन को काट के या पिघला के? प्रश्न ये पूछा है। बड़े घन को पिघला के छोटे छोटे कितने घन में बना सकता हूं? बड़े घन की भुजा 6 है, जो छोटे छोटे घन मुझे बनाने हैं उनकी भुजा की लंबाई कितनी है? 3 है। अब यहां पे आपको समझना है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोला कि मैं 4 छोटे छोटे घन बना सकता हूं। 4 छोटे छोटे घन बना सकता हूं, मतलब उन 4 घनों का जो आयतन होगा वो उस बड़े घन के आयतन के क्या होगा? बराबर। तो मैं क्या लिखता यहां पे? 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो गया बड़े वाले घन का आयतन। घन का आयतन तो पता होगा आपको, a इंटू ए, मतलब a का क्यूब। ये किसके बराबर होता? 4 छोटे छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर। ये देखिए ऐसा लिखते आप, समझ पा रहे हैं? ऐसा लिखेंगे आप। एग्जाम्पल लिया हूं, ठीक। अगर 4 छोटे छोटे घन आप बना पा रहे हैं तो मैं क्या लिखता? बड़े घन का आयतन 4 छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर। अगर 2 छोटे छोटे घन बना पाता तो यहां पे 2 घनों के आयतनों का योग लिखता। 10 छोटे छोटे घन बना पाता तो 10 घनों के आयतनों का योग लिखता मैं। लेकिन मेरे को यहां पता ही नहीं है कितने बना पाऊंगा। वही तो पूछा है कितने घन बना पाओगे, ठीक। तो मैं मान लिया कितने घन? n घन बना पाऊंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो n घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? n इंटू 1 घन का आयतन लिख सकता हूं। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? मान लो 4
छोटे छोटे घन बनाया तो इसको मैं लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार? 4 बार। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 4 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूं। एक ही बात तो है। मान लो मैं 2 को 6 बार जोड़ रहा हूं, ये देखिए 2 को मैं 6 बार जोड़ रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 2। 4 को अगर मैं 5 बार जोड़ रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 4 लिख सकता हूं ना भाई। तो कितने घन बनाया? छोटे छोटे n घन बनाया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 को कितने बार जोड़ता? n बार। तो क्या लिख दिया? n इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मान लो मैं 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको कितने बार जोड़ रहा हूं? n बार जोड़ रहा हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता था? n गुणा 2 लिख सकता था। उसी प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं कितने बार जोड़ रहा हूं? n बार जोड़ रहा हूं। तो क्या लिखूंगा उसको मैं? n गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कहीं पे भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, n का वैल्यू निकाल दो, अब कुछ नहीं बचा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, n का वैल्यू कितना आ गया? 8। 8 छोटे छोटे घन आप बना सकते हैं। एकदम भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए भाई। एकदम बच्चों टाइप से पूरा बता रहा हूं कि भाई n इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यों लिख दिया। ये देखिए पूरा लिख के समझा रहा हूं आपको। कहीं पे भी दिमाग में 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे क्यों ऐसा कर दिए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं व्यापम में भी और पीएससी में भी। रटेंगे तो कभी भी पास आप नहीं होंगे। समझ के करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन से, ठीक, एक ठोस बेलन से 2 mm त्रिज्या की कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? वापस से वही प्रश्न आ गया। यहां पे क्या कर रहे हैं? एक बेलन को पिघला के छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। गोलियां मतलब गोला। कितने छोटे छोटे गोले आप बना सकते हैं, ये कर लेंगे आप अब। लेकिन थोड़ा सा यहां पे दिक्कत क्या कर दिया है, ये यूनिट जो है वो mm में दे दिया है आपको, जबकि ये दोनों किस में है? सेंटीमीटर में। कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है आपको कि भाई यहां पे क्या लिखना है आपको? तो यहां पे लिखना है बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? n इंटू एक गोले के आयतन के बराबर। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में समझाया आपको। एक बेलन को पिघला के मान लो 4 छोटे छोटे गोले बनाए हो, तो एक बेलन का आयतन 4 गोलों के आयतन के योग के बराबर। ठीक, तो यहां पे कितने गोले बनाए? n, तो n इंटू एक गोले का आयतन। आप समझ चुके हैं यहां पे। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर h होता है। गोले का आयतन आपको पहले ही बता चुका, 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई से पाई तो काट देंगे आप, पाई से पाई में दिक्कत नहीं होगा। अब बात आती है यहां पे r स्क्वायर h, 4/3 r क्यूब। क्या क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r का वैल्यू कितना है? 4। h का वैल्यू कितना है? 16। यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, r का क्यूब। r का वैल्यू कितना दिया है? गोले का त्रिज्या 2 mm दिया है, तो आपको mm को बदलना है किसमें? सेंटीमीटर में। ये आपका ठीक एम है कि mm को आपको सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। कैसे बदलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। ठीक, तो यहां से 1 mm में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 mm में कितना? 1/10 सेंटीमीटर। तो यहां पे 2 mm में कितना सेंटीमीटर? 2/10। सीधे ऐसा लिखेंगे, 0.2 मत लिखिए, 2/10 लिखिए। पॉइंट में लिखेंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा कैलकुलेशन में। तो r को कितना लिखा मैं? 2/10। 2 mm था, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2/10 सेंटीमीटर हो गया। ये सिंप्लीफाई करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 गुणा 16। ठीक, 3 को मैं ऊपर ले आता हूं और 10 का क्यूब मतलब कितना? 1000 ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना आएगा? 4 गुणा कितना? 8। 2 का क्यूब कितना? 8 और ये 4 नीचे। n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 4 चौको कितना हो गया? 16। 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। 24,000 छोटे छोटे गोले आप बना सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए, 24,000 बिल्कुल है।
सारे क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूं। ठीक, आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है 2D और 3D को, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, फॉर्मूला साथ साथ में आप समझते जाइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको पहले प्रश्न में समझाया था घन का विकर्ण कितना होता है। पहला प्रश्न जो था उसी में बताया था जो घन का विकर्ण होता है वो कितना होता है, a वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब a वर्गमूल 3 होता है। अब मीटर में दिया है तो मीटर में मान लेना, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में मान लेना। अब घन का विकर्ण है कितना, 9 वर्गमूल 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, a वर्गमूल 3 के, तो यहां से a का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 9। ये a क्या है, घन की भुजा। घन की भुजा मिल गई तो प्रश्न में कुछ भी नहीं बचेगा। घन की भुजा मिली तो प्रश्न खत्म। ठीक, चाहिए क्या आपको, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है भाई, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को समझेंगे थोड़ा। मान लीजिए ये कोई घन है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे को बताना है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो लंबाई बोलेंगे, ये जो चौड़ाई बोलेंगे, ये जो ऊंचाई बोलेंगे, तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो टोटल फलक कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक, ये देखिए एक ये बन रहा है, एक इसके अपोजिट में बन रहा है, ये देखिए एक इसके अपोजिट में, उसी प्रकार एक इसके अपोजिट में और एक इसके अपोजिट में, ये 6 फलक टोटल यहां पे बन रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इन 6 फलकों का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसका देखेंगे एक फलक, तो ये क्या बता रहा है, वर्ग को बता रहा है। ये देखिए ये क्या दिख रहा है सामने से आपको, वर्ग दिख रहा है, जिसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी क्या है, a है। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अगर मैं केवल इस फलक की बात करता हूं जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है, तो ये भी a है, ये भी a है, तो ये वर्ग बन गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। ऐसे कितने फलक हैं, 6, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया, घन के संपूर्ण पृष्ठ का, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना आसान है देखिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझ के पढ़ना है। अब a की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 8 48, 486। ये देखिए, ठीक, ये यूनिट ध्यान रखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल निकाले हैं ना आप, तो यूनिट क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयतन का घन सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आसान है। इसी प्रकार से आप चाहें तो घनाभ का भी निकाल सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वो भी बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है, क्या है। आ गया कौन, शंकु। शंकु को देख लीजिए एक बार, दिमाग में आपके बैठ जाएगा शंकु कैसा दिखाई देता है। ये देखिए ये शंकु, ठीक। शंकु में नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त बनता है, ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे आप, r है। शंकु की ऊंचाई की बात करूंगा तो ये शंकु की ऊंचाई है। ये देखिए ये पूरी शंकु की ऊंचाई है, और ये जो ऊंचाई है इसको बोलते हैं आप तिर्यक ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं आप तिर्यक ऊंचाई, स्लांट एज बोलते हैं। तो एक आएगा यहां पे आधार की त्रिज्या, एक आएगा शंकु की ऊंचाई, और एक आएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की अगर बात करेंगे, ठीक, ये देखिए ऐसा कुछ शंकु बनता है। अगर मैं बोर्ड पे इसको ड्रॉ करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। यह है शंकु की त्रिज्या जिसको बोला मैं r, यह है शंकु की ऊंचाई जिसको बोला मैं h, और यह है तिर्यक ऊंचाई जिसको बोला मैं l। आयतन की अगर बात करता हूं शंकु के, तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3। ठीक, बेलन का 1/3 काटेंगे तो आपको मिलेगा क्या, शंकु। ये भी आप याद कर सकते हैं।
बेलन का क्या पढ़े आप, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन, बेलन का आयतन क्या पढ़े, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अगर आपको व्यास के पद में निकालना है, क्योंकि मान लीजिए आप बोल रहे हैं व्यास के पद में दिया है सर, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं आएगा क्योंकि अनुपात ही तो निकालना है, तो व्यास के पद में निकालो या त्रिज्या के पद में, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर भी दिमाग में अगर कंफ्यूजन है कि सर व्यास दिया है, अगर आपका अनुपात बहुत अच्छा है, रेशियो का चैप्टर आपने बहुत अच्छी से पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा सर अनुपात निकालना है तो व्यास के पद में निकालो या त्रिज्या के पद में, सेम आने वाला है। फिर भी कंफ्यूजन है तो कैसे निकालेंगे, व्यास के पद में आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना, डी बटा 2 का स्क्वायर इंटू एच बटा 3, कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर एच, 2 का वर्ग 4, 4 त्रिका कितना हो गया 12, पाई डी स्क्वायर बटा 12। यह है शंकु का आयतन डी के पद में और यह है शंकु का आयतन आर के पद में। अब दो शंकु हैं, ठीक, यहां पे लिखता हूं मैं पहले वाले का आयतन, पहले वाले का आयतन कितना, पाई d1 स्क्वायर h1 बटे 12, दूसरे वाले का आयतन पाई d2 स्क्वायर h2 बटे 12। दो हैं तो d1 d2 h1 h2 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया क्योंकि अनुपात बोला है। अब आयतनों का अनुपात दिया है 1/4, तो आयतन का अनुपात कितना दिया है 1/4। सबसे आसान तरीका ऐसा करना है, ठीक, आयतन का अनुपात कितना 1/4। उसके बाद क्या बोला, इनके व्यास का अनुपात कितना 4/5, तो 12 काट दो, पाई पाई काट दो। व्यास का अनुपात कितना 4/5, तो 4/5 का वर्ग, क्योंकि d1 बटे d2 का वर्ग मैं लिख सकता हूं। आपसे h1 बटे h2 का मान पूछा है, निकाल दीजिए। 5 का वर्ग 25 ऊपर आ जाएगा, यहां पे 4 चौको 16, चौको कितना 64, 25 बटे 64, ये हो गया h1 बटे h2 का मान। 5 का वर्ग 25 यहां आया, 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64, 25/64। देख लीजिए 25/64 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो कैसा भी प्रश्न पूछे आराम से कर सकते हैं। अगला देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदला जाता है, तो इस तार की लंबाई कितनी है, वही बात हो गई। देख पा रहे हैं व्यापम कितने सारे ऐसे प्रश्न पूछा है। तो यहां पे ये तो त्रिज्या दिया है और ये क्या दे दिया है 0.2 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 0.1। अगर मैं त्रिज्या की बात करूंगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 0.2 अगर व्यास है तो त्रिज्या कितना 0.1, ठीक। अब बात यह आती है, ये तो हो गया गोला, लेकिन तार क्या होता है, तार कौन सी आकृति होती है, तार होता है बेलन, ठीक। अब आप बोलेंगे सर बेलन है तो यहां पे लंबाई क्यों लिख दिया है, अब तार की भाई लंबाई ही तो होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं। ये मान लो बेलन है, ऐसा खड़ा किया तो बेलन, ऐसा लेटा दिया तो तार है। तार, तार को खड़ा थोड़ी करोगे आप, तार तो ऐसा लेटा हुआ है तो इसको लंबाई बोल देते हैं, ठीक। बेलन ऐसा खड़ा है मान लो तो उसको बेलन का ऊंचाई बोल दिए, ऐसा लेटा है तो उसको लंबाई बोल दिए। तो तार खड़ा तो हो नहीं सकता, तो तार की क्या बोलेंगे लंबाई, मतलब वही h क्या है लंबाई है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो बोल क्या रहा है, गोले को कन्वर्ट किसमें करना है, बेलन में करना है, यही बोला है। गोले को किसमें कन्वर्ट करना है, बेलन में। वापस से फॉर्मूला, बहुत आसान है। पता नहीं बच्चे क्यों इस चैप्टर से इतना डरते हैं, है बहुत आसान। पाई से पाई कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई करो यहां पे। अब देखो गोले का त्रिज्या कितना है 3, तो यहां पे वैल्यू रख देता हूं मैं कितना 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां पे त्रिज्या कितना है, व्यास दिया था 0.2, त्रिज्या कितना 0.1, 0.1 का स्क्वायर इंटू कितना h, यही h मेरे को चाहिए। 3 से 3 काट दो, 4 इंटू 3 इंटू 3, नीचे कितना आ गया ये 0.1 इंटू 0.1 आ गया, बराबर क्या h। अब 0.1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर 10 लगा दो, काम खत्म हो जाएगा 0.1 का। ये देखो ऊपर में 10 लगा दो, एक और 10 लगा दो, 0.1 का काम खत्म। कंफ्यूज हो रहे थे 0.1 से डिवाइड करना है यार, ऊपर 10 लगाए काम खत्म, ठीक। 4 त्रिका 12 त्रिका 36, कितना आ गया 3600 सेंटीमीटर, ये मिल गया मेरे को h।
भाई 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 10, 1/10 लिख सकते हो ना, वही तो किया हूं। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो आपको पता है भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो यहां पे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 36 मीटर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में आपको समझाया था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, यह आपको मैंने समझाया था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो घन का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो यह हो जाएगा कितना, 6a²। समझाया था आपको, 6 वर्ग बनेंगे, 6a² हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। ठीक, 4πr²। अच्छा एक बात यह भी होता है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है, गोले का वक्र पृष्ठ भी वही होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आकृति को देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए ये गोला है। ठीक, इससे पहले बेलन को समझिए। अगर मैं बात करूं बेलन की, तो बेलन का अगर मैं वक्र पृष्ठ बोलता हूं, क्या डिफरेंस होता है वक्र पृष्ठ में और क्या डिफरेंस होता है संपूर्ण पृष्ठ में। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये है इसका वक्र पृष्ठ, ये जो पोर्शन है पूरा, ये इसका वक्र पृष्ठ है। अगर मैं बात करूंगा इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ के साथ में ये वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल भी शामिल हो जाएगा, तब आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ केवल अगर मैं बोलूंगा तो ये पोर्शन जो है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण बोला तो ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त को भी शामिल करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं बात करता हूं गोले की, तो ये देखिए गोला में क्या वक्र और क्या संपूर्ण, सब एक का, समझ आ रहा है, सब एक है। वक्र भी वही है और संपूर्ण भी वही है। आप देख पा रहे हैं क्या वक्र क्या संपूर्ण, सब एक ही है इसमें। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, 4πr²। प्रश्न में आ जाइए, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, समान कर दीजिए। 6a² = 4πr²। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा, 3 और ये 2 से काट दिया हूं, 2 त्रिका 6, 2 दूनी 4। तो यहां से अगर मैं r² बटे a² का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/2π, यही आएगा ना। r² के नीचे ले गया a² को, तो 3 कितना आ गया, 2π। ये किसकी वैल्यू है, r² डिवाइड बाई a² की वैल्यू है। ये r² डिवाइड बाई a² की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2π आ गई है। अब बोला क्या है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो आयतनों का अनुपात किसका, घन का और गोले के आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है, a³, गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3πr³, ये होता है गोले का आयतन। अब यहां से आपको निकालना क्या है, घन तथा गोले के आयतन का अनुपात। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए 3 को ऊपर ले जाइए, 3a³ 4πr³। लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, और क्या कर सकते हैं, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3/4π, उसको मैं a/r मल्टीप्लाइड बाई a²/r² लिख सकता हूं। इसको ब्रेक कर दो थोड़ा सा, a/r a²/r², क्योंकि a²/r² का मान मेरे पास है। तो यहां से अगर मैं a²/r² का मान निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2π/3 मिलेगा। इसको पुट कर सकता हूं, ये देखिए। और a/r का मान क्या मिलेगा, वर्गमूल 2π/3, और a²/r² का मान क्या मिलेगा, 2π/3 मिलेगा। समझ पा रहे हैं, a/r का मान निकालना था। ये देखिए a/r का मान क्या मिलेगा, वर्गमूल 2π/3 मिलेगा। पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूं। a/r का मान कितना मिलेगा, वर्गमूल 2π/3। तो a/r का मान कितना रख दिया, वर्गमूल 2π/3, और a²/r² का मान कितना है, 2π/3।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितने बार में कैंसिल, 2 बार में। कितना आया 1/2 और यहां कितना बचा 2π/3। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि ऑप्शन से मैच करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, इस 2 को अंदर ले जाता हूं। तो इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब इस 2 से 4 को काटा तो क्या आया वर्गमूल π/6। तो इसको मैं लिख सकता हूं वर्गमूल पाई डिवाइड बाई वर्गमूल 6। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आंसर लाने में दिक्कत होता, आपको समझ आ रहा है? आंसर लाने में दिक्कत होता तो ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आंसर क्या आएगा वर्गमूल पाई बटा वर्गमूल 6। तो आप देख लीजिए वर्गमूल पाई बटा वर्गमूल 6 ऑप्शन बी में है। तो एक बार और देखिएगा इसी प्रश्न को, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था। ठीक, फॉर्मूले कहां से आए, उसके अलावा आंसर कैसे लाना था, वो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 गुना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी? आसान सा प्रश्न है ये, तो आयत का प्रश्न है। ये मान लीजिए आयत है। आयत क्या होता है? तो आयत 2D आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और 4 एंगल जो बनते हैं, 4 कोण जो बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब यहां पे बोल क्या रहा है, आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है। देखिए आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है, तो चौड़ाई को अगर मैं x मान लिया तो लंबाई कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। हमेशा सेकंड वाले डेटा को मानेंगे। सेकंड वाला नाम क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई को x बोला तो लंबाई कितना हो गया यहां पे 7x। अब क्षेत्रफल आपको पता है आयत का, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 252 प्रश्न में देकर रखा है। 7x² का वैल्यू हो गया 252, तो यहां से x² का वैल्यू 252 बटा 7, 7 त्रिका 21, 7 छंग 42, तो x² बराबर क्या मिल गया 36। तो x का मान क्या आ जाएगा 6। x 6 आ गया तो बता दीजिए चौड़ाई कितनी हो गई 6 और लंबाई कितनी हो गई 7 × 6 मतलब 42। तो ऑप्शन में देखिए 42 है क्या? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंकु के आकार का टेंट, शंकु के आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। यदि टेंट की त्रिज्या 7 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? फुट इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, बोल क्या रहा है शंकु के आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है, मतलब उसमें 77 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी वायु की आवश्यकता 16 घन मीटर, मतलब 77 व्यक्तियों को कितनी आवश्यकता होगी 77 × 16 घन मीटर। यही क्या होगा आयतन होगा शंकु का। यह समझना था आपको। कितने व्यक्ति हैं 77, प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, उसमें 77 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो 77 व्यक्तियों को कितनी आवश्यकता होगी 77 × 16, 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते 112 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 123, तो 1232 यही आएगा क्या? ठीक, 1232 ये क्या होगा उस शंकु का आयतन होगा। यही आपको समझना था। शंकु का आयतन किसमें निकलेगा घन मीटर में। यही पॉइंट आपको समझना था। ठीक, उस टेंट में 77 व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, तो 77 व्यक्तियों के लिए टोटल वायु कितनी लगेगी 77 × 16 कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112 का 2, कितना 11 बचा, 16 सत्ते 112 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 123, तो 1232 घन मीटर क्या है उस शंकु का आयतन है। ठीक, अब बन जाएगा। इसके अलावा दिया क्या है त्रिज्या दिया है, ऊंचाई पूछा है, अब तो बन जाएगा। तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। शंकु का आयतन हो जाएगा πr²h/3। आयतन कितना मिल चुका है आपको, आयतन मिल चुका है 1232। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। त्रिज्या आपको दिया है क्या, बिल्कुल 7 मीटर।
h आपसे पूछा है, ठीक, डिवाइड बाई 3 होता है ये। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1232 गुड़ा 3/22 गुड़ा 7, ये मिल गया आपको h का वैल्यू। सिंप्लीफाई कीजिए, 7 से कट करिए, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, ठीक, 22 से कट जाएगा 8 बार में, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 24 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए, 24 मीटर। तो यहां पे आपको शंकु का आयतन थोड़ा सा समझना था। 77 व्यक्तियों के लिए टोटल जो वायु की आवश्यकता होगी वही होगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मिल गया तो शंकु का आयतन पुट कर दिया मैं 1232, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं बचा था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यास 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार, ठीक, एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है, ठीक, यहां पे एक है, एकड़ नहीं है, ये एक है। तो व्यास 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में हैं। तो यहां पे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है ये, ठीक। तो बोल क्या रहा है, देखिए, इस प्रकार का एक तार है, ठीक, इसका व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। कोई तार था, उसको मैं वृत्त के फॉर्म में मोड़ दिया हूं, तो व्यास कितना है उसका, 42 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसको आयत के रूप में मोड़ना है, आयत के रूप में मोड़ना है। इसी वायर को जिसको आपने वृत्त के फॉर्म में मोड़ा है उसको आयत के फॉर्म में मोड़ना है, और आयत की भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तो मान लिया कितना, लंबाई 6 के और चौड़ाई कितना, 5 के, मान सकते हैं ना आप। लंबाई कितना मान लिया, 6 के, और चौड़ाई कितना, 5 के। यहां पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो बात ये है, ये जो लंबाई होगी, ये देखिए, ये जो लंबाई होगी और ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दोनों सेम होगी। मान लीजिए ये वायर है, इसको मैं वृत्त के फॉर्म में मोड़ू या आयत के फॉर्म में मोड़ू, लेंथ तो इतना ही रहेगा। उसी लेंथ को यहां पे मैं क्या बोलूंगा, परिधि बोलूंगा, और उसी लेंथ को यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, परिमाप बोल दूंगा। आपने सुना होगा वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप, बात एक ही है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ये मेरे पास वायर है, इसको मैं मोड़ रहा हूं वृत्त के फॉर्म में, इसी को मैं मोड़ रहा हूं आयत के फॉर्म में, लंबाई तो सेम है दोनों का, उसी लंबाई को क्या बोलूंगा मैं, परिधि और परिमाप। यहां से पकड़ के खोल दिया वृत्त को तो एक लेंथ मिल गया मेरे को, वो कितना होता है, 2πr होता है। यहां से पकड़ के खोल दिया मैं तो क्या मिलेगा, परिमाप, मतलब लेंथ कितना होता है इसका, 2a+b होता है, ठीक। अगर मैं आयत का लेंथ को a बोलूं और चौड़ाई को b बोलूं तो आप देख पा रहे हैं यहां से 2a+2b मिलेगा, इसका परिमाप मतलब 2a+b मिलता है, उसी को लिखा हूं यहां पे, ठीक। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना बराबर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्रश्न में कुछ नहीं बचा है। 2 से 2 काट दीजिए, पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा भाई, 42 है व्यास तो 21 हो जाएगा आर। a+b कितना हो जाएगा, 6k + 5k, के चाहिए मेरे को, तुरंत के मिलने वाला है, कितना आएगा देखिए, के का मान कितना आ गया, 6, के आ गया 6। तो बता दीजिए आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 × 6 36। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 × 5 कितना, 30। तो क्षेत्रफल बता सकते हैं 36 × 30, 1080। देख लीजिए 1080 ऑप्शन में कहां पे है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, परिधि और परिमाप। वृत्त में उसी को परिधि बोलते हैं, आयत में, वर्ग में उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये तो आसानी से बता सकते हैं यार, ठीक। पहला प्रतिशत 20, दूसरा माइनस का 20, पहला 20, दूसरा माइनस का 20/100। लंबाई में कितना वृद्धि, 20% का, चौड़ाई में कितना कमी, 20% का, कितना आ गया ये 0। यहां पे कितना, -4, तो -4 क्या शो कर रहा है,
4% की क्या होगी, कमी होगी उसके क्षेत्रफल में। सेम ऐसा ही प्रश्न शायद आ चुका है पहले। ठीक, अगला देखिए, एक घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ाया जाए तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। वापस से देखिए, पूछा किसमें है, क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में पूछा तो प्रतिशत परिवर्तन का वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन हर जगह पे अप्लाई होगा। क्षेत्रफल में पूछा है तो पहला प्रतिशत 50, दूसरा भी क्या होगा, 50 ही होगा ना, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। तो दूसरा भी क्या होगा, 50 ही होगा। ध्यान रखिएगा, डेटा एक ही देगा, लेकिन वही पहला है, वही क्या है, दूसरा है। कितना आ जाएगा, 125 प्लस में आ रहा है, मतलब 125% की क्या होगी, वृद्धि। आयतन बोलता मान लीजिए यहां पे, तो थोड़ा सा चेंज होता कॉन्सेप्ट। आगे शायद प्रश्न है आयतन वाले, वहां पे समझाऊंगा। यहां पे क्षेत्रफल बोला था, इसीलिए काम खत्म हो गया एक ही बार में। आयतन बोलता तो एक बार में काम खत्म नहीं होता। ठीक, पहले आपको परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालना पड़ता, उसके बाद कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना पड़ता। यहां पे तो क्षेत्रफल बोला था, तो क्षेत्रफल में तो केवल 2 ही डायमेंशन होंगे, इसीलिए काम चल गया, पहला दूसरा, पहला दूसरा। और घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो जो पहला है वही क्या है, दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेलन एवं एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। ठीक, देखते हैं, आसान है ये। आयतन का अनुपात, किसका आयतन, बेलन का। तो बेलन का आयतन अगर आप लिखेंगे, बेलन का आयतन फॉर्मूला अब याद हो चुका होगा आप लोग को, πr²h। ठीक, बेलन और शंकु है तो R1H1 ले लिया मैं यहां पे। फिर क्या बोला, शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये कितना हो जाएगा, सीधे डिवाइड करता हूं, πr²H2 डिवाइड बाई कितना, 3। ये आयतन का अनुपात सीधे मैं लिख दिया हूं, सीधे ऐसा ही लिखिए। अब आपको पूछा क्या है, ये आपको अनुपात पूछा है प्रश्न में, इसको सिंप्लीफाई करिए, पाई से पाई कैंसिल। त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3/4, तो यहां पे R1/R2 का वैल्यू कितना है, 3/4 का स्क्वायर। H1/H2 कितना दिया है आपको, 2/3, और ये 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना भाई, ध्यान रखना, ये 3 कहां जाएगा, ऊपर, तो ऊपर ले गया इस 3 को मैं। सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18/4, मतलब कितना आ जाएगा, 9/2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है क्या 9/2, नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो एक बार। 3/4, ठीक, 3/4 का वर्ग, अच्छा 16 होगा यहां पे। ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा यहां पे। ठीक, 9/8, ये ऑप्शन ठीक है। तो अनुपात वाले प्रश्न को सीधे ऐसा ही लिखेंगे आप, सीधे अनुपात के पद में ही लिखेंगे। R1/R2 का मान आपको प्रश्न में दिया है, ये देखिए 3/4, H1/H2 का मान आपको दिया है कितना, 2/3, तो सीधे अनुपात के पद में ही लिखिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, 4 का वर्ग है भाई 16, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी कितना 18, 18/16, 2 से काटूंगा कितना आएगा, 9/8। चलिए नेक्स्ट, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। ये देखिए आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, चलिए बात करते हैं बेलन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपको समझाया था, वृत्त को एक्सटेंड किया मैं h हाइट तक, तो क्या बना है, बेलन। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ये जो आपका परिधि है, ये कितना था, 2πr था ना, इसको कितना एक्सटेंड कर दीजिए, h हाइट तक, तो क्या बन गया, 2πr²।
पाई आर एच। ये बन गया क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझाता हूं, देखिए, देखेंगे, देखिए समझाया था ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये जो परिधि बन रहा है, ये वृत्त को देखेंगे तो वृत्त का जो परिधि बन रहा है ये कितना होगा, 2 पाई आर होगा। कितना हाइट तक एक्सटेंड किए हैं उसको, ये देखिए, वक्र पृष्ठ मतलब ये पूरा क्या है, वक्र पृष्ठ है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए, ये पूरा क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो 2 पाई आर को कितना एक्सटेंड किया हो, एच हाइट तक, तो परिधि कितना हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। अब दिया क्या है आपको, ये डेटा दे दिया है कितना, 44, ठीक। पाई का मान पुट कर दीजिए कितना, 22/7। और क्या दिया है आपको, त्रिज्या पूछा है, एच का मान कितना दिया है, 28। सिंपल सा हो गया ये तो, ठीक। सिंप्लीफाई करिए, 7 चौको 28, आर का मान कितना आ जाएगा, 44/2 गुड़ा 22 गुड़ा 4, तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, 1/4। ऑप्शन में है क्या, ये देखिए 1/4। केवल फॉर्मूला का ही काम था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ के याद करना है और रटना नहीं है आपको। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई, ये देखिए, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसमें दो भुजाएं क्या होंगी, समानांतर, और दो भुजाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। इसको बोलते क्या है, समलंब चतुर्भुज। अब बोला क्या है, ये जो दूरी है या इसी को ऊंचाई बोलते हैं, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा समांतर भुजाएं जो हैं, ये देखिए, ये जो समांतर भुजाएं हैं, इसका अनुपात क्या है, 2:3। तो मान लिया ये कितना, 2k, और ये कितना, 3k। अब इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया है 480, तो यहां लिख दिया मैं 480। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई मतलब इनके बीच का दूरी। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा भाई, 2k + 3k। ऊंचाई कितना है, 12, 2 से काट दो, कितने बार जाएगा, 6 बार। 480 के नीचे ले आओ 6 को, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 6 8 48, तो k का मान कितना हो जाएगा, 80/5, 16 पंचे होता है 80, तो k का मान हो गया 16। k 16 हो गया, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 × 16 48 सेंटीमीटर। छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 × 16 32। पूछा क्या है, बड़ी भुजा की लंबाई 48। ठीक, समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो ये कर लीजिएगा, आसान है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी काम आपका है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 × a²। ये देखिए, ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं क्या है, समान। तो पहले क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। क्यों, क्योंकि आपको भुजा, अच्छा भुजा दे दिया है क्या, ठीक, भुजा आपको दे दिया है, तो पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या निकालेंगे, ऊंचाई। समझ पा रहे हैं, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बनेगा, 1/2 आधार × ऊंचाई, वहां से ऊंचाई निकालेंगे आप। तो ये काम आपका है। तो क्षेत्रफल पहले निकाल पाएंगे ना यहां से, तो क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला जो हर जगह पे अप्लाई होता है वो क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला त्रिभुज का हर जगह पे वैलिड होता है, हर जगह पे। ठीक,
इसके अलावा एक और फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। ये दोनों फॉर्मूले त्रिभुज में हर जगह पे वैलिड होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं हम, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका आंसर कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन कमेंट करता है इसका आंसर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। अगला, एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के दोगुनी है तो शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? बन जाना चाहिए। अब आपने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, शंकु के भी गोले के भी। चलिए फिर भी देखते हैं। शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर ले लेता हूं मैं। समझा चुका, पूरा आकृति भी आपको दिखा चुका, एकदम फिट होना चाहिए फॉर्मूला। यहां से आप क्या और देख सकते हैं? 3 और 3 तो काट ही दो, पाई और पाई तो काट ही दो यहां से। ठीक, आगे क्या बोला? शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। शंकु के आधार की त्रिज्या आर गोले के त्रिज्या की कितनी है? दोगुनी। मतलब आर की वैल्यू जो है वो 2 इंटू कैपिटल आर में पुट कर सकता हूं, तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी पुट कर दिया? 2 इंटू कैपिटल आर। तो यहां से h 4r³ ऐसा हो जाएगा। बोला क्या है? शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात निकालिए। शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या, सिंप्लीफाई करिए पहले। चलिए, ये हो जाएगा 4r² इंटू h बराबर 4r³। तो यहां से 4 और 4 भी कैंसिल हो गया भाई, ये तो r² से r² भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पे? h बराबर कैपिटल R बचा। लेकिन बोला क्या है? शंकु की ऊंचाई, ये रहा, इसके आधार की त्रिज्या, किसकी? शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब मेरे को क्या चाहिए? h बटा स्मॉल r चाहिए। तो मैं यहां से कैपिटल R को हटाने वाला हूं, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या रखूंगा? स्मॉल r/2। तो यहां से h बटा R कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। ऑप्शन में देख लीजिए, आसान है यार, बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कत नहीं होती है। आप पढ़ते नहीं इस चैप्टर को, है कुछ नहीं इसमें, बाकी चैप्टर देखेंगे उससे आसान है ये। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, उससे तो आसान ही बन रहा है। ठीक, आपको चाहिए क्या था? शंकु की ऊंचाई और शंकु के आधार की त्रिज्या, जो कि आप आर माने हैं, इसका अनुपात चाहिए था। चलिए नेक्स्ट, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ये 2 बार पूछ चुका व्यापम इसको, तो इसका सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे। समबाहुभुज के लिए जो आंतरिक कोण का मान होता है, समबाहुभुज के लिए जो आंतरिक कोण का मान होता है, आंतरिक कोण ध्यान रखिएगा, अंदर वाला जो कोण होता है इसका मान होता है कितना? n-2 इंटू 180/n। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। n क्या बताएगा यहां पे? n बताएगा यहां पे भुजाओं की संख्या। तो आंतरिक कोण कितना दिया है यहां पे? 144 दिया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए 144 का n में गुणा कर दीजिए, 180 का n में 180n माइनस कितना? 360। 144 n में से 180 n को घटा दीजिए, माइनस 360, कितना आ जाएगा? माइनस का 36n माइनस का 360। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 10। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, 2 बार व्यापम प्रश्न को पूछ चुका है समबाहुभुज का, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n। ठीक, कभी कभी क्या करेगा वो? n की वैल्यू दे देगा। समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं, तो आंतरिक कोण का मान बताइए। तो यहां पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 10 - 2, ये देखिए कितना आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 144 डिग्री। तो आपको भुजाओं की संख्या दिया तो आंतरिक कोण पूछ लेगा, आंतरिक कोण दिया तो भुजाओं की संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर के परीक्षा में, अच्छा प्रश्न है ये भी।
दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, देख पा रहे हैं, एक आयत है ABCD, ये देखिए, ये है एक आयत ABCD। इसमें एक वृत्त तथा दो अर्धवृत्त हैं, ये देखिए, ये है आपका एक वृत्त, सॉरी दो अर्धवृत्त, ये देखिए, और एक वृत्त कौन सा है, ये देखिए, ये है आपका एक कंप्लीट वृत्त है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और पाई का मान कितना है, 3.14 का प्रयोग करते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये देखिए, ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक बात तो आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि सर आप पहले क्या करिए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, उसके क्षेत्रफल में से इन तीनों के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, लंबाई चाहिए, और क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या है 5, तो ये मान लीजिए वृत्त का सेंटर है, तो इसकी त्रिज्या 5, तो ये भी कितना 5, 10, तो ये हो गया। मान लीजिए ये एक पूरा वृत्त होता, तो इसका सेंटर ये होता, तो ये भी कितना होगा 5। ये अगर एक पूरा वृत्त होता, तो ये इसका सेंटर होता, तो ये भी कितना होगा 5। मतलब अगर मैं आयत की लंबाई बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी, 5 और 10 15 और 5 20, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 5, कितनी हो जाएगी भाई 10, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का, 20 गुणा 10, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें से माइनस करना है एक वृत्त और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए माइनस करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 5। अब देखिए, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि कंप्लीट अगर मैं वृत्त की बात करूं तो ये होता है उसका क्षेत्रफल, इसका आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो यहां पे दो अर्धवृत्त हैं, तो यहां पे क्या है, दो अर्धवृत्त हैं। ये देखिए, पहले वाले का पाई बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलिए 20 धाम कितना हो गया 200, कितना हो जाएगा 25 पाई बाई 2 प्लस 25 पाई बाई 2, तो ये हो गया 225 पाई। अब 25 पाई बाई 2 प्लस 25 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 50 पाई बाई 2, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 25। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 200 माइनस कितना हो गया 25 और 25 50 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14, कितना आ जाएगा ये 200 माइनस 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिरिका 15 और 2 कितना आ जाएगा भाई, कर लो यार। अब 5 चौको 20 का 0, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिरिका 15 का 15 ही रहेगा, ये 0 छूट गया था। घटाने में कितना आ जाएगा 43। ऑप्शन देख लीजिए 43 है क्या, ये देखिए आसान है बहुत, कैलकुलेशन को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक बन जाएगा यहां तक। तो ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत आसानी से आपने समझा कि क्षेत्रफल का मतलब क्या, जो स्थान घेर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा, ये देखिए ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसमें से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को मैं हटा दिया तो क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। चलिए अगला लास्ट प्रश्न आज का जो है, ये तो बहुत आसान सा हो गया। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बहुत आसान है। अब वर्ग है तो वर्ग में आपको पता है कि वर्ग की लंबाई जितनी होती है चौड़ाई भी उतनी ही होती है। तो अगर मैं इस भुजा में वृद्धि किया मतलब इसमें भी वृद्धि हुआ है भाई, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर एक ही डेटा दिया है यहां पे, तो क्या करेंगे फिर। वर्ग की भुजाएं चारों क्या होती है, समान होती हैं, तो वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने का मतलब, मान लो ये कोई वर्ग था, इसकी भुजा में 10% की वृद्धि किया तो नया वर्ग क्या बनेगा, नया वर्ग देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां भी 10 का वृद्धि हुआ, यहां भी 10 का वृद्धि हो गया,
ठीक, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। तो पहला प्रतिशत भी 10, दूसरा भी 10, पहला भी 10, दूसरा भी 10/100, कितना आ गया देखिए 20 + 1 कितना आ गया 21%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नहीं है, चलिए खत्म हो गया पूरा। बहुत सारे प्रश्न हो गए, तो कोशिश करेंगे आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने की। अच्छे प्रश्न है, सारे प्रश्न व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं वो कवर हो गए आपके। इसके अलावा एक वीडियो और कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोशिश करिए, आपको ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा रेखा और कोण, ज्योमेट्री में एक और पोर्शन बचता है इसका, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, इसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।